अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक और सच्ची कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है मोहसिन ने लाहौर से। मोहसिन कहते हैं, हम 3 दोस्त जो इकट्ठे पढ़ते थे, लेकिन जब कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई, यूनिवर्सिटी में हम अलग अलग हो गए। और जब प्रैक्टिकली लाइफ शुरू हुई तो कोई कहाँ कोई कहाँ। यानी मैं, मोहसिन और दूसरा हमारा दोस्त सुल्तान, और तीसरा दोस्त जिसका नाम है अहमद। अहमद तालीम के सिलसिले में जर्मनी चला गया और वहीं पे उसने डॉक्टर की तालीम मुकम्मल की और वहीं पे ही फिर वो सेटल हो गया। उसकी फैमिली के लोग पहले से ही वहीं पे आबाद थे और जब हम पढ़ते थे तब से पहले हमें ये डिसाइड हो गया था कि अहमद जो है वो अपनी तालीम जो मुकम्मल ही इसलिए कर रहा था कि उसको डॉक्टर बनना था और उसके बाद जर्मनी शिफ्ट हो जाना था। सुल्तान एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था जो बहुत बड़े जागीरदार थे, सियासी असर रसूख वाले लोग, और उनके ख़ानदान में हमेशा इलेक्शन वगैरह भी लड़ा जाता और वो हमेशा ही जीतते आए थे। सुल्तान के वालिद इंतहाई असूल पसंद, लोगों का ख्याल रखने वाले, लोगों के ना सिर्फ दुख दर्द में शामिल होने वाले, बल्कि लोग जब कभी उनको आवाज़ देते, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती, लोग उनके घर आते तो वो वाकई भरपूर कोशिश करते कि लोगों का मसला हल हो सके। इसलिए तो आज तक वो हार नहीं सके थे। मैं सुल्तान से मिलने के लिए अक्सर लाहौर से दूर, यहाँ पे सिर्फ अपना लाहौर शहर में आपको रियल बता रहा हूँ, बाकी सारी फर्जी कर लीजिएगा। लाहौर से दूर एक गांव जहां पे उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा फार्म हाउस भी बना रखा था, बहुत खूबसूरत, बहुत वीआईपी। यानी गांव के अंदर एक ऐसा मॉडर्न फार्म हाउस बनाया हुआ था जहां पे उनके बाहर से दूसरे ममालिक से भी लोग आते मिलने के लिए, तो वहां पे स्टे करते थे। वहां पे ज़रूरियात ज़िंदगी की ना सिर्फ हर चीज़ मुयस्सर थी, बल्कि उसको इतना मॉडर्न बनाया गया था कि वैसा फार्म हाउस तो शहर में भी बड़े कम देखने को मिलते थे। यानी उसके अंदर के दरो दीवार, उनके ऊपर कलर, खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर, फानूस, पर्दे, कारपेट, वो सब बहुत मॉडर्न थे। और उनके वालिद ने वो सब कुछ, जो भी चीज़ें वहाँ इस्तेमाल की गई थी उस फार्म हाउस के अंदर, वो बाहर से ही मंगवाई गई थी। इसलिए उसके अंदर जब आप दाखिल होते तो लगता था आप किसी बाहर के इंतहाई खूबसूरत घर में दाखिल हो गए हैं। सुल्तान ने मुझे बताया अहमद आ रहा है और भाभी भी साथ हैं। मैं खुश हो गया। अहमद सीधा लाहौर ही पहुंच रहा था, तो मेरी ड्यूटी लगाई गई कि वो तुझसे राब्ता करता रहा है, लेकिन शायद तू बिजी था या क्या था कि तुझसे राब्ता नहीं हो सका। अब ऐसा है कि तू उसको एयरपोर्ट से रिसीव करेगा और उसके बाद होटल छोड़ देगा। मैंने उसे कहा है होटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा मेरे फार्म हाउस में आ जा, वहीं पे तू रहेगा। लेकिन तू जानता है क्योंकि फार्म हाउस शहर से बहुत दूर है, वहाँ पहुँचते भी काफ़ी घंटे लग जाते हैं, और उसके बाकी रिश्तेदार क्योंकि लाहौर शहर में मौजूद हैं, तो वो बज़िद था कि नहीं यार, मैं होटल में ही रहूँगा क्योंकि बाकियों से भी मिलना है, बड़े कम दिनों के लिए मैं आया हूँ, तो तेरे पास भी चक्कर लगाऊँगा, मोहसिन को साथ लेके आ जाऊँगा। मैंने उससे कहा ठीक है, तुझे मोहसिन ले लेगा, एयरपोर्ट से छोड़ देगा, और जब तुम लोग जब भी आना चाहो मुझे बता देना, एक रात इकट्ठे गुजारेंगे, बचपन की यादें, बचपन की बातें। और फिर मुझे पता लग गया किस दिन उसकी फ़्लाइट थी। मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, मोहसिन और भाभी वर्दा, उनको मैंने रिसीव किया। बहुत गर्मजोशी से मिला। मेरे बचपन का दोस्त, मेरा यार मेरे सामने खड़ा था
कई सालों बाद मैं उसको देख रहा था। वो मुझे एक प्यार भरी गाली दे के बोला, तू तो अभी भी वैसे का वैसा है, बदला नहीं है। तो मैंने कहा, हाँ तू डॉक्टर बन गया है, तू कौन सा बदल गया है, तू भी तो वैसे का वैसा है। जो हम गले मिल चुके थे फिर से गर्मजोशी से गले मिले। भाभी से तारुफ हुआ, उर्दू स्पीकिंग थी, उनके रिलेटिव वहीं पे जो थे उन्हीं के बीच में ही उनकी शादी हुई थी। उनको मैंने गाड़ी में सवार किया, सामान वगैरह रखा और उनको एक लाहौर के बड़े 5 स्टार होटल में पहुंचा दिया। और उन्होंने कहा अब हम राब्ते में हैं, फैमिली से मिलना है, अभी तो हम लंबा सफ़र करके हैं, स्टे करेंगे, घर वालों से मिलेंगे। एक काम करो, सुल्तान के साथ हम प्रोग्राम फलां दिन का बनाते हैं, हम चलेंगे, 2 रातें वहीं पे गुजारेंगे, उसके साथ घूमे फिरेंगे, 2 दिन और 2 रातें उसके साथ, फिर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने वाइफ को बता दिया कि फलां दिन को हम लोग, मेरा दोस्त उनको पता था जिनको मैं लेने गया था, वो आ गया है तो हम सुल्तान की तरफ चलेंगे। मेरा 3 साल का एक बेटा भी था। उस दिन हमने तैयारी कर ली। वो दोनों मियाँ बीवी आए थे, बच्चे साथ लेकर नहीं आए थे। मैं, मेरी बीवी और बेटा, हम लोग होटल पहुंचे। वहां से उन दोनों को रिसीव किया, अहमद और वर्दा भाभी को, और हम लोग सुल्तान की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई, क्योंकि अहमद और वर्दा भाभी ने जो हमें टाइम दिया था उससे वो काफ़ी लेट हो गए थे। उनके कोई रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए आ गए थे। हमने सुबह 10 बजे निकलना था, लेकिन निकलते निकलते हमें 1 बज गया। 1-1:30 बजे जब हम रवाना हुए तो वहाँ एक लंबा रास्ता तय करके जब हम वहाँ सुल्तान के फार्म हाउस पे पहुँचे तो हर तरफ अंधेरा होना शुरू हो गया था। सुल्तान उस फार्म हाउस के बड़े से गेट पे ही हमारा इंतजार कर रहा था, और उसके अंदर बेचैनी उसी तरह थी जिस तरह एयरपोर्ट पे मैं अपने यार अहमद को मिलने के लिए बेचैन था। गाड़ी की जैसे ही उसने आवाज़ सुनी, फ़ौरन गेट खुल गया और वो जल्दी से बाहर निकल आया। गाड़ी को उसने अंदर भी ना आने दिया, वहीं रुकवा दिया। कहता है रुक रुक, यहीं रोक, किधर है किधर है। जिस तरह बचपन के यार एक दूसरे से प्यार करते हैं। अहमद नीचे उतरा, बहुत गर्मजोशी से प्यार से एक दूसरे को वो दोनों लिपट के मिले और बोला कि यार कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, बस कर दे यार, इतना तुम लोगों ने लेट करा दी, मुझे कहा था किस वक्त आओगे, अब पहुँच रहे हो। खैर गाड़ी अंदर रवाना हुई, हम अंदर गए। सुल्तान और सुल्तान की वाइफ भाभी, जिससे हम तो कई दफ़ा मिल चुके थे, फरा भाभी, उससे अहमद और अहमद की वाइफ वर्दा भाभी का तारुफ हुआ। एक मेहमान और ऊपर से बचपन के यार, ऐसे जिनको गर्मजोशी से मिलता हुआ देख के सुल्तान की बीवी भी और मेरी बीवी भी देख के समझ गई थी कि ये बेस्ट बडी है। ये जो फार्म हाउस था इस तरह का था कि इसका जहां पे गाड़ियां खड़ी करने की जगह थी वो इतना बड़ा ग्राउंड था कि वहां पे आप बैक वक्त 10-15 गाड़ियां खड़ी कर सकते थे। यानी बड़ा सा गेट था। बड़े से गेट से आप जैसे ही दाखिल होते तो एक कतार के अंदर जगह ही जगह पड़ी हुई थी, जहां कहीं आप गाड़ी खड़ी कर दें उसके आगे सारी ग्रीनरी थी, सब्जा ही सब्जा, दूर दूर तक सब्जा फैला हुआ, और उसके आगे वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी जो उसका फार्म हाउस था, कई कमरों पर मुश्तमिल, 2 मंजिला इमारत। उनको बता दिया था कि हम 2 दिन और 2 रातों का यहाँ पे स्टे है, तो तमाम एहतमाम कर दिया गया था, नौकर चाकर वहाँ पे मौजूद थे। सुल्तान ने हमारे लिए बेहतरीन किस्म के खाने तैयार करवाए हुए। तो एक नवाब फैमिली से था, सियासतदान थे, और उनका तो ये आना जाना डेरे पे ये सारा सिलसिला रहता था। जब हम खाने के लिए मेज़ पे बैठे तो कई किस्म के वहाँ पे लवाजमात, जिसमें बटेर, देसी मुर्गे, मतलब कई तरह के खाने मौजूद थे जो जर्मनी से आई हुई वर्दा भाभी ने भी बहुत शौक से खाए। मैंने, मेरी बीवी ने, सब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनाए गए थे। बकरे की सज्जी बनाई गई थी। हमने पेट भर के खाना खाया, गपशप का सिलसिला रहा। और बाहर जो बादल जमा होने शुरू हुए थे, अब वो इस अंदाज में जमा हो चुके थे कि किसी लम्हे भी बारिश हो सकती थी।
मेरा बेटा बहुत ही शरारती था। मेरी बीवी का ज़्यादातर टाइम उसी को पकड़ने में, उसी को संभालने में लग जाता था। वो टिक के नहीं बैठता था, कभी इधर भाग जाता, कभी इधर भाग जाता, कभी इधर भाग जाता। खाने के बाद गपशप का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि कितनी ही देर बातें होती रहीं और रात के शायद 11 बज गए थे, 10 बज गए थे। खवातीन का शायद अभी मूड था कि वो 12-1 बजे तक उठ जाएंगी, ये बेशक बैठे रहें, वो जाकर सो जाएंगी। लेकिन बाहर मौसम इस तरह का शुरू हो गया कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी। ये फार्म हाउस गांव से दूर अलग थलग बनाया गया था, एक प्राइवेसी भी रहे और इर्द गिर्द ज़मीनें थी, लेकिन खौफ नहीं था। एक जागीरदार का फार्म हाउस था, नौकर चाकर भी थे और मुहाफिज भी यहाँ पे मौजूद थे। डर वगैरह कोई नहीं था। और जब इस तरह के वीआईपी गेस्ट आते थे तो वो जान के सुल्तान जो था, अपने बंदूकों के साथ जो मुहाफिज होते थे वो भी वहाँ पे मौजूद होते थे। यूं इस इमारत को तकरीबन 6 से 8 के दरमियान मुहाफिज, जिनके पास बंदूकें जदीद किस्म की थी, छत पे भी और साइडों पे भी इधर उधर मौजूद थे। इसलिए डर चीज किसी का नहीं था। खिड़की से बाहर झांकते हुए हमने देखा कि अहमद मुसलसल उस बारिश, तेज बारिश को देख के ना चौंक सा जाता और एकदम से मुस्कुरा पड़ा। मैंने कहा, अहमद यार, मैंने नोट किया तूने बारिश को बार बार देखा और तू मुस्कुराया किसी बात पे, क्या हुआ है? कह रहा, नहीं यार, एक पुराना बड़ा वाकया याद आ गया, यही बारिश थी और बड़ा खौफनाक वाकया है। मैं कुछ भी नहीं। क्या खौफनाक वाकया? क्या मतलब? और कुछ नहीं यार, छोड़, वो है वही वाकया। मैं जरा इंटरेस्ट के मूड में आ गया। मैंने कहा, यार बता तो सही, क्या कोई खौफनाक बुरा वाकया है? कोई क्या मर गया था बंदा? कोई क्या हुआ? डॉक्टरों के तो यही होते हैं भाई, काट पीट करते हो आप लोग। तो कहते हैं नहीं, वो काट पीट ये वाला नहीं। तुम फिर मजाक उड़ाओगे, कहोगे यार जर्मनी चला गया है, डॉक्टर बन गया है, तो फिर भी ये जिन्नों भूतों की बात करता है। हैं? जिन भूतों की? सुल्तान बोला, ले भाई क्या बात है शहजादा, तू भी वहां जाके इस तरह की डॉक्टर बन के जर्मनी में भी रह के, चलो हमारे पिंड था में तो यहाँ पे ये मसले होते हैं, लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, उधर भी ये काम होता है? उसने कहा, हाँ हाँ, अल्लाह की मखलूक है, तो कहीं पे भी होती है। ये क्या सवाल किया कि उधर क्या होता है? अच्छा, तो उसकी बीवी, सुल्तान की बीवी, वो भी एक डेफिनेटली एक बड़े घराने की, एक पढ़ी लिखी, एक मॉडर्न खातून, रोब दबदबे वाली, बोली, अहमद भाई फिर तो आप हमें ज़रूर सुनाइए। वैसे हमारा इरादा कर रहे थे कि मैं और मेरी वाइफ की तरफ देख के बोली कि हम भाभी, मैं ख़वातीन शायद सो जाती तीनों, हम आप लगे रहते, लेकिन माहौल इस तरह का है, बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बिजली चमक रही है, तो सोने को दिल नहीं कर रहा। चलें आज रात तो मज़ा आएगा। मेरा था कि 12 बजे तक हम लोग उठ जाएंगे, आप सुनाइए, वाक़ये को सुनाइए, हम सब तैयार हैं। बाकी भी कहने लगे, हाँ हाँ अहमद भाई सुनाइए। अहमद को लगा वो सुनाना नहीं चाहता था, इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने देखा जब सारे बाजिद हो गए हैं तो मजबूरन उसने कहा, मेरा मौजू नहीं था ये आज का, लेकिन आप लोगों ने क्या छेड़ दिया। ठीक है, मैं, आप लोग कह रहे हैं तो बता देता हूँ, वरना मेरे ख्याल में ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर से हमारी बचपन की बातें चल रही थी। कॉलेज में ये हुआ था, स्कूल लाइफ में ये हुआ था, इसने ये वाली छेड़खानी की थी, इसने ये बात की थी। या मुसलसल इसी तरह की बातें करते करते शायद इस मौजू पे ख़वातीन भी अब बोर हो चुकी थी और चाहती थी इनको मज़ीद भी कोई इस तरह की भड़ास है बचपन की निकालने दें, तो हम उठें, अब इस जगह से सोने के लिए जाएँ। लेकिन क्योंकि मौजू अब बदल रहा था तो उनकी भी इंटरेस्ट पैदा हो गई। तो वो बोले, मेरी शिफ्टिंग होती रहती है डॉक्टर के हवाले से। मेरी एक दफ़ा ड्यूटी एक गांव के अंदर कुछ अरसे के लिए लगी थी। वो एक छोटा सा बड़ा मॉडर्न सा गांव था और बारिश से मुझे इसलिए याद आया, उस रात भी बहुत बारिश हो रही थी। वहां पे एक मुर्दा खाना है। वो एक ऐसा मुर्दा खाना है, वो जो हमारा अस्पताल था वो गांव से, जिस तरह ये आप लोगों का फार्म हाउस मैं देखता हुआ आया हूँ, गांव से हट के, गांव कहीं दूर दूर होगा, मुझे नज़र तो नहीं आया शाम को। तो सुल्तान बोला वो कल विज़िट करवाऊंगा ना, आप लोग शाम को पहुँचे हो, कल गांव सारा विज़िट करवाऊंगा, थोड़े ही दूर है। वो बोला अस्पताल भी ऐसे गाँव से दूर था और उसके अंदर मुर्दा खाना भी था। मुर्दा खाना उस अस्पताल की एक ऐसी जगह थी जहाँ पे अक्सर अगर बिजली चली जाती, कुछ मसला हो जाता कभी, तो उसके लिए जनरेटर भी हमेशा स्टैंड बाई रहता था। वो इतना ठंडा यख होता कि जब
इंसानों को 2 दिन 4 दिन या हफ्ते के लिए रखना होता तो बाकायदा लोहे के बड़े बड़े बॉक्स बने होते, जिस तरह दराज होती है खोलने के लिए, उस दराज की तरह उसको खोला जाता, मुर्दे को उसके अंदर रख के दराज को बंद कर दिया जाता। और अगर किसी मुर्दे को इस तरह रखना होता कि शाम को वो लेने आ जाएंगे या 2 घंटे बाद या सुबह, तो वहीं स्ट्रेचर जो होती है जिस पे मरीज को लिटाया जाता है, उसी स्ट्रेचर पे ही उस मुर्दा वजूद को उस मुर्दा खाने के अंदर छोड़ दिया जाता। और जिसको 2-4 दिन के लिए, लंबे टाइम के लिए होता तो उसको खाने में रख दिया जाता। वहां का जो चौकीदार था, वो अकलौता चौकीदार उस मुर्दा खाने का, काफी पुराना वहां पे काम कर रहा था। दिन के टाइम तो कोई भी नौकरी करने को मुर्दा खाने में तैयार था, रात को नौकरी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। इंसान जब मर जाता है, उसके वजूद से रूह निकल जाती है, तो इसका एक खौफ है। आप जब उस मुर्दा खाने में दाखिल होते हैं, मैं एज ए डॉक्टर कई दफा अंदर दाखिल हुआ हूं, तो उस लोहे के बड़े से गेट को जब खोला जाता है ताकि कूलिंग जो होती है उसके अंदर होती है, ठंडक होती है, बाहर ना निकल सके, जब उस दरवाजे को खोल के आप अंदर दाखिल होते हैं तो वही इंसान जो कभी चलते फिरते, दौड़ते, भागते, खांसते, हंसते, रोते, मुस्कुराते और दुनिया को एंजॉय कर रहे होते थे, अब वो स्ट्रेचर पर मुर्दा पड़े होते थे। ना कोई आवाज, ना कोई मुस्कुराहट, ना कोई सांस, एक मुर्दा वजूद जिसके अंदर कोई हलचल नहीं। और आप सोचें कैसा मंजर होता है कि 3-4 स्ट्रेचर इस जगह पे हैं, उनके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है, वो सब मरे हुए हैं। 3-4 इधर पड़े हुए हैं, वो सब के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है, मरे हुए हैं। हम डॉक्टर तो आदी होते हैं, लेकिन आम इंसान जो चौकीदार होता है ना, अक्सर उनकी फीलिंग यही होती थी कि सर रात को जब हम अंदर गए ना, तो उस शख्स का मुर्दा वजूद हिल रहा था। और एक बात जिससे कई चौकीदार डरकर भाग गए, अक्सर ऐसा होता है, मुर्दा जब ताज़ा होता है उसका पोस्टमार्टम कर लिया जाता है, या अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, उसको रखा जाता है, तो उसका टांग या बाजू हिल जाता है, अकड़ा होता है या किसी वजह से हिल जाता है। इसलिए नहीं कि वो जिंदा होता है या कोई उसमें जिन आ जाता है, वैसे हिल जाता है तो बड़ों बड़ों का दिल दहल जाता है। दिन के टाइम हो तो बर्दाश्त हो जाता है, रात को तो जान निकल जाती है। ऐसा हमारा एक चौकीदार था, रात को किसी वजह से अंदर गया, देखना होता था, तो जैसे ही वो अंदर गया तो एक मरीज, एक मुर्दा जो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था, उसका हाथ जो कफन के नीचे था, बाजू सीधे रखे हुए थे, उसने अपना हाथ नीचे गिरा दिया था, या गिर गया किसी वजह से, कह दीजिए, क्योंकि मरते हुए अकड़ जाते हैं, या रीजन बहुत सी होती हैं, किसी को गोली लगी, किसी को क्या, तो जिसमें अकड़ा होता है तो हिल गया, तो उसका बाजू नीचे गिर गया था, तो वो बेहोश हो गया था। उस चौकीदार ने अंदर जैसे ही जाके देखा, उसके दिल की धड़कन वैसे ही तेज थी। एक कमरा जिसके अंदर इधर भी मुर्दे पड़े हैं, इधर भी मुर्दे पड़े हैं, उनके ऊपर कफन पड़े हुए हैं, और वो अंदर दाखिल हो रहा है, इधर उधर देख रहा है, उसके दिल की धड़कन तेज है, और उसी लम्हे उसकी आंखें देखती हैं एक मुर्दा जिसका हाथ कफन के नीचे ही था, उसने नीचे फेंक दिया है और उसका बाजू अब स्ट्रेचर से नीचे लटक रहा है। तो उसने कहा, लो भैया तो जाग गया। वो डर के मारे बेहोश हो गया था। अगले ही दिन उसने नौकरी छोड़ दी थी, उसने कहा मैं ये जॉब नहीं कर सकता। तो इसलिए वो जो रात को ड्यूटी करता था, वो पुराना हमारा मुलाजिम था और वही ड्यूटी करता। अगर कभी उसको कभी छुट्टी करनी पड़ जाती, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था। दिन वाले वो कहते थे, दिन वाला तैयार कोई नहीं होता था। वैसे तो रात को इतनी ज़रूरत तो नहीं होती थी, लेकिन बाज़ों का तो इमरजेंसी होती है, किसी को रात को भी जो दूर से आते हैं वो अपनी मुर्दा वजूद को लेने के लिए आ जाते हैं। ऐसी ही एक रात, मैं उस वक्त उस दिन नाइट ड्यूटी पे था और टेलीफोन सेट भी ख़राब थे। चौकीदार ड्यूटी पे बैठा हुआ था। वहीं पे कुछ लोग एक मुर्दा वजूद को लेकर उस चौकीदार के पास आ गए। उन्होंने उस मुर्दा वजूद को कंधे पर उठाया हुआ था और वो ताबूत के अंदर बंद था। उस ताबूत को जब नीचे रखा गया तो चौकीदार एक बात पे हैरान हुआ, इस ताबूत की लंबाई बहुत ज्यादा थी। लकड़ी का बना हुआ ताबूत जिसमें मुर्दों को
दफनाने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन के अंदर ताबूत को ही रखा जाता है, जिस ताबूत के अंदर वो मुर्दा होता है। अब वो ताबूत ही ले आए थे, उसके अंदर कोई उनका मुर्दा था, लेकिन वो इतना लंबा था कि वो चौंक सा गया। वो उनसे बोला, जी बोलिए, क्योंकि वो ताबूत काफ़ी लंबा था। तो तकरीबन ये 8 लोग थे। 6 लोगों ने इस ताबूत को उठाया हुआ था, 2 आगे से, 2 पीछे से, 2 दरमियान में थे, और बाकी जो 2 थे वो उनके साथ थे। उस चौकीदार ने उनसे पूछा, जी बताइए। वो समझा शायद ये कोई अपना मुर्दा लेने के लिए आए हैं, ताबूत लेके आए हैं, ताबूत को डायरेक्ट गाड़ी में रखेंगे और जाके दफना देंगे। उसने कहा, जी आप अपने मुर्दे को लेने आए हैं? उसने फौरी तौर पे रजिस्टर खोलना शुरू कर दिया ताकि रजिस्टर के अंदर देख सके कि आज रात की किस टाइम और डेट के हिसाब से मुर्दा देना है, क्योंकि ये पहले से सारा लिखा होता था। फोन कर दिया जाता था जब वो ड्यूटी पे आते थे। तो आज क्योंकि टेलीफोन लाइनें खराब थी, बारिश हो रही थी, मुसलसल इसी तरह की बारिश, बिजली चमक रही थी, जिसकी वजह से मुझे यह वाकया याद आ गया। तो उस बारिश में भीगते हुए जब उस अपने मुर्दे को लेके आए तो उसने रजिस्टर खोल के देख लिया, टेलीफोन तो उसको नहीं आया था, तो उसने देखा कोई नहीं। उसने कहा, जी मेरे पास तो कोई आज का नहीं है। तो वो जो सामने मुर्दे को नीचे ज़मीन पर रख चुके थे, खामोश खड़े हुए थे, उनकी तरफ मुखातिब हुआ कि भाई मेरे पास तो नहीं है, आप किसको लेने आए हैं? तो उनमें से एक बोला, हम लेने नहीं आए, अपने मुर्दे को रखवाने आए हैं। रखवाने आए हैं? आपके पास कोई डॉक्टर का डॉक्यूमेंट्स होगा, दे दीजिए, मैं रख देता हूं। एक प्रोसीजर होता है कि डॉक्टर की डॉक्यूमेंट्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म करना होता है, डॉक्टर साहब को भी बताना होता है, इंचार्ज को बनाता है, पूरा प्रोसेस होता है। उन्होंने कहा, जी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। चौकीदार ने कहा, जी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर कैसे आप रखवाने आए हैं? उन्होंने कहा, जी वो डॉक्टर साहब से हमने अभी बात करनी है, तो आप फिलहाल हमारा जो मुर्दा है आप रख लीजिए और हम आके सुबह ले जाएंगे, और डॉक्टर साहब भी तब आ जाएंगे, हम उनसे बात कर लेंगे। अब मुर्दा देना हो वो तो कार्रवाई के बगैर आप नहीं दे सकते, उनकी पूरी कार्रवाई होती है, लिखत पढ़त होती है, फिर आप दे सकते हैं। रखा तो जा सकता है, उसमें तो कोई वो नहीं, लेकिन उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अब डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है नहीं, कागज़ है नहीं। तो मैंने कहा, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अपना आईडी कार्ड जो है दर्ज कर दीजिए। एक जो कार्रवाई थी, एक शख्स ने आगे बढ़ा, उसने अपना शनाख्ती कार्ड जो था, आईडी कार्ड, वो निकाला और मुझे दिखाया। मैंने यूं सरसरी सा देखा, मैंने कहा, ठीक है, आप इसके अंदर ये तफसील सारी लिख दीजिए, मैं डॉक्टर साहब से मालूम करता हूं। उसने उस रजिस्टर के ऊपर अता पता लिखना शुरू कर दिया। मैंने इतनी देर में बाकियों की तरफ देखा, बाकी सारे आंखें नीचे किए, सर झुकाए खड़े हुए थे, यकीनन अफसुर्दा थे, दुखी थे, उनका प्यारा मर गया था। अब मुझे उन सब के चेहरों को देख के ये तो अंदाजा हो गया, मरने वालों का जब प्यारा चला जाता है वो तो दुख इजहार, चेहरे की रौनक उड़ी होती है। लेकिन जब ताबूत पे निगाह पड़ी, फिर से मैं चौंक गया। एक इंसान का कद मैक्सिमम 6 फुट होता है, लेकिन ये तो 8, 8.5 फुट का लग रहा था, या 9 फुट कह लीजिए। मैंने उनसे कहा, ये इतना बड़ा ताबूत क्यों है? तो वो जो लिख रहा था, लिखते लिखते रुक गया और उसने मेरी तरफ देखा और कहा, ये हमारा प्यारा है, हाँ इसका कद लंबा था इसलिए। मैंने कहा, इसको खोलिए, मुझे इसकी हालत को देखना है कि मरीज की हालत कैसी है, फिर उसके बाद मैं इसको अंदर रख दूंगा। वो बोले, नहीं मरीज की हालत सही नहीं है, आप इसको मत खोलिए। मैंने कहा, चौकीदार ने कहा, नहीं मुझे तो ये देखना होगा और डॉक्टर साहब को बताए बगैर मैं कैसे कर सकता हूं। अच्छा रुकिए, आपके पास कुछ नहीं है, रुकिए, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं देखता हूं डॉक्टर साहब अगर कोई मौजूद हैं या मेरे इंचार्ज मौजूद हैं तो मैं उनसे बात करता हूं, उनको बुला लेता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, आप उनको बुला लीजिए, हमें वैसे भी सुबह लेके जाना है, आप इसको अंदर तो रख दीजिए, हम यहीं मौजूद हैं। वो हमारी सामने गाड़ी खड़ी है, हम इतनी देर में यहीं मौजूद हैं, आप डॉक्टर साहब को बुला के चेक कर लीजिए, अब हमें बुला लीजिएगा, हम सामने मौजूद हैं। क्योंकि हमें वैसे भी देखना है, हो सकता है
हम अपने मुर्दे को सुबह ले जाएं, या अगर ज़रूरत पड़ी क्योंकि बॉडी ख़राब हो रही है हम थोड़ी देर तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी इसको अंदर रखिए। अगर सुबह लेके जाना हुआ फिर तो अंदर ही रहेगा, वरना हम थोड़ी देर तक मुर्दा ले लेंगे आपसे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने उठाया मुर्दे को, उसी ताबूत के समेत अंदर पहुंचा दिया गया। अब वो लोग साइड पे हो गए, जैसे कह रहे थे कि अब हम कंफर्म कर लें, क्या पता लगता है कि रखना है या सुबह का करना है। मैंने फौरी तौर पे टेलीफोन तो उस वक्त जो थे घुमाने वाले वो बारिश की वजह से ख़राब हुए थे, मैंने इंटरकॉम जो लगा हुआ था इंटरकॉम उठाया, वो ठीक था। इंटरकॉम पे मैंने मिलाया तो कॉल आगे डॉक्टर अहमद ने उठाई, जो कहानी सुना रहे हैं कि मैं वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने कहा जी, चौकीदार ने बोला कि सर इंचार्ज का नंबर इसलिए मिल नहीं सकता क्योंकि वो टेलीफोन की लाइन ख़राब है बारिश की वजह से, तो आप मौजूद हैं सर, ऐसे ऐसे मसला है, ऐसे ऐसे है, तो मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रजिस्टर में सिर्फ हाजिरी कर दी है उन्होंने, मैंने लाश को भी नहीं देखा। तो मैंने कहा मसला क्या है? कहते सर कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने कहा कैसी गड़बड़? कहते सर आप आ सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं समझ गया। मैं कहा ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैं निकला, बहुत तेज बारिश थी, मौसम तूफानी था, और मैं चलता हुआ, मजबूरी थी, उसके पास पहुंच गया हूं। मैंने कहा बोलो। उसने कहा सर बंदे आए हैं और उन्होंने अपनी मैयत रखवाई है, लेकिन कुछ मुझे अजीब लग रहा है, वो बंदे भी अजीब से हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उन्होंने अंदर रखवा दिया है। मैं कह रहा था खोल के तो देखने दो, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर खोल के देखेंगे, इसको नहीं, आपने नहीं खोलना, डॉक्टर देखेंगे। तो सर मैं तो देख नहीं सकता, कम से कम आप देख तो लें मामला क्या है, क्योंकि मैंने उनको जाने नहीं दिया, अभी वो इधर ही हैं। तो मैंने कहा रुको पहले मैं डॉक्टर से पूछ लूँ, वरना मैं इजाज़त नहीं है मेरी तरफ से। तो उन्होंने कहा चलें आप पूछ लें। तो मैंने इसलिए आपको बुलाया, आप खोल के देख लीजिए मामला क्या है। मैंने कहा कहाँ है? कहता है अंदर है। मैं कहा आ जाओ। हम दोनों अंदर चले गए। उसने वो बड़ा सा गेट खोला, अंदर तो एक ठंडक का एहसास होता है, बर्फ़ होती है मुर्दों की वजह से। हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए तो इधर उधर काफ़ी स्ट्रेचर पड़े हुए थे जिन पे मुर्दे रखे हुए थे, और ताबूत जो उन्होंने नीचे ज़मीन पर रख दिया था। हम अंदर दाखिल हुए तो वो इधर उधर देखना शुरू हो गया। मैंने उसे कहा हाँ कहाँ है, कौन से स्ट्रेचर पे है? वो परेशान सा हो गया, कहता है जी समझ नहीं आ रही। मैं कहा क्या हुआ है? कहता है यहाँ बड़ा सा ताबूत रखा था, ताबूत नहीं है। मैं कहा क्या मतलब है तुम्हारी बात का? कहते हैं जी एक बड़ा ताबूत लेके आए थे, उस ताबूत का कद भी कुछ 8 फुट 9 फुट का था। तभी मैं हैरान हुआ था, बंदे भी थोड़े से अजीब से थे, और उन्होंने कहा डॉक्टर खोल के देखेगा, आप नहीं खोल के देख सकते, उन्होंने इधर रखवा दिया है। तो मैं तो रख दिया है। मैंने कहा कहीं तुम उठ के गए थे? वो वापस ले गए हूं अपना, ये जिस तरह कह रहे थे अभी हम थोड़ी देर तक भी लेके जा सकते हैं या सुबह लेके जा सकते हैं। कहते जी नहीं मैं उठ के नहीं गया। तो मैंने कहा ताबूत कहाँ है? कहता है जी मुझे भी नहीं समझ आ रही ये क्या हुआ है। अब अगर लाश चली जाए वो ज्यादा खौफनाक है कि आपने किसको दे दी, गलत बंदे को दे दी, कौन लेके गया, वो बहुत गलत हो जाता। क्योंकि लाश दी नहीं थी, किसी की रखी थी और वो अपनी ले गए थे, ये इतना कोई खौफनाक तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक अजीब हो गया था। मैंने उसे कहा चलो एक काम करो, अब तो वो नहीं है, मैं खड़ा यहाँ पे क्या करूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, अगर वो आ जाएं, या तो मुझे लगता है वो अपनी लाश ले गए हैं, तो मैं परेशान हो गया, वो सादा से बंदे थे, कुछ भी नहीं है, वो आ जाएं तो मुझे बुला लेना, नहीं तो अपनी ले गए हैं लाश तो कोई बात नहीं, तो मेरे ख्याल में इधर उधर हो गए होंगे, वो ले गए होंगे, कोई बात नहीं। मैं समझ गया कि झूठ बोल देते हैं, वॉशरूम के लिए इधर उधर चला गया होगा, सिगरेट पीने चला गया होगा, कुछ देर के लिए उठ गया होगा। अब डॉक्टर को ये भी नहीं कहना चाह रहा कि मैं ड्यूटी पे मौजूद नहीं था तो पीछे से वो ले गए, क्योंकि गलत होता है ना, अगर वो अपनी लाश ले गए किसी और को भी लेके जा सकते हैं। मैं वापस आ गया और मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर के बाद दोबारा से इंटरकॉम पे बेल हुई, मैंने उठाया तो चौकीदार बोल रहा था, कहते सर बंदे आ गए हैं लेने के लिए, अब जल्दी से पहुंचिए। वो घबराया हुआ था। मैं परेशान, बंदे आ गए, मैं आता हूं। मैं जल्दी से रवाना हुआ और वहां पहुंचा तो वाकई वहां पे 8 बंदे खड़े हुए थे, तकरीबन मिलते जुलते उनके कद थे, जिसामत भी एक जैसी थी। मैं गया तो वो अपनी जगह से खड़ा हो गया, कहते जी ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब आ गए हैं, ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब हमने बंदा उठाना है अंदर से। मैं परेशान, बंदा तो ये ले गए हैं, बंदा कैसे उठाना है? मैंने उनकी तरफ देख के कहा जी, मैंने कहा आप लोगों का बंदा है? कहते हाँ जी। मैंने कहा क्या हुआ है उसको? कहते नहीं बस
वो हमारा हल हो गया है, आप हमें दे दीजिए डॉक्टर साहब। चौकीदार कहता है, डॉक्टर साहब ये अभी आए थे, मैं इनको दे दूं? मैंने कहा हाँ खोलो, दरवाज़ा खोलो। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने ज़मीन पे, उसने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा ज़मीन पे ताबूत मौजूद है। मैं भी चौंक गया, अभी थोड़ी देर पहले ताबूत मौजूद नहीं था, और ताबूत का साइज देख के मैं भी हैरान रह गया। इतना बड़ा ताबूत मैंने आज तक नहीं देखा था, बहुत बड़ा ताबूत था। मैं चलता हुआ उस ताबूत के पास गया, मैंने कहा, चौकीदार से मुखातिब हुआ, इस ताबूत को खोलो। तो वो शख्स जो मुझसे पहले बोला था, उन्हीं में से कोई, नाम तो नहीं पूछा था, कहता नहीं अब ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब, अगर ज़रूरत होती तो शायद हम आपके पास आए भी इसलिए थे कि आपसे मदद भी लेते, आपसे हेल्प भी लेते। हम जानते हैं आप यहां पे हैं, हम जानते हैं आप यहां पे मौजूद हैं और हमें मदद चाहिए थी, लेकिन हमने पीछे से कंफर्म कर लिया है, अब ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्या मैं देख सकता हूं एक डॉक्टर की हैसियत से? तो वो शख्स शशोपंज में पड़ गया, जैसे कह रहा हो कि नहीं। तो मैंने उसे कहा, देखिए मैं एक डॉक्टर हूं और यहां लाया गया है, हमारी कस्टडी में आप लेके जा रहे हैं, आपको पता है कानूनी कई जवाज होते हैं हमारे भी, आपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए, डॉक्यूमेंट्स के बगैर रखा नहीं जाता। कल को इस मुलाजिम की जॉब का मसला ना बन जाए या मेरे ऊपर कोई बात ना आ जाए, मैं तो संभाल लूंगा, इसके ऊपर मसला ना आ जाए, इसलिए मुझे देखना होगा। वो शख्स जैसे समझ गया कि इस चौकीदार पे कोई बात बन रही है, चौकीदार का कोई मसला बन रहा है, तो कहता है ठीक है आप देख लीजिए, लेकिन फौरी बंद कर दीजिए। मैं आगे बढ़ा और चौकीदार से कहा इसको खोलो। चौकीदार ने उस ताबूत का ढक्कन खोल दिया। कुछ ताबूत ऐसे होते हैं जिसके ऊपर शीशा लगा होता है ताकि आखिरी टाइम पे शीशे से उसका चेहरा देख सके। इस ताबूत पे कोई शीशा नहीं था। जैसे ही उसने ताबूत खोला तो अंदर वाकई 8 से 8.5 फुट लंबा एक मुर्दा मौजूद था। जिस तरह का लिबास इन लोगों ने पहना हुआ था उसी तरह का लंबा सा लिबास, वो तो मिलता ही नहीं है, 9 फुट 8 फुट के बंदे का लिबास कहां से मिलेगा, सिलवाया होगा। लंबा लिबास पहने हुए, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी उसके माथे वाली साइड पे एक सींग था, क्लियर सींग था, जैसे बैल का सींग होता है। तकरीबन वो 4 से 5 इंच बड़ा होगा लंबाई में, और मोटा बहुत ज्यादा था, यानी इतना मोटा था तकरीबन एक 2-2.5 इंच कह लीजिए, 2-2.5 इंच गोलाई में और 4 से 5 इंच लंबाई में, और बिल्कुल माथे के ऊपर। मैं एकदम से चौंक पड़ा कि ये क्या है, और मैं उसको देख के जैसे ही चौंका तो एकदम से मुझे हैरत का झटका लगा। मैं उसकी तरफ मुड़ा तो वो एकदम से बोला, इसकी नौकरी को खतरा ना पड़े इसलिए आपको देखने दिया है, बस आपने देख लिया, इसको बंद कर दीजिए। उसका लहजा सख्त हो गया था, जैसे पहले वो नर्म होके इजाजत तो दे दी थी उसने कि चौकीदार की जॉब का मसला ना बने, लेकिन अब उसने कहा देख लिया ना, बस दैट्स ऑल। अब मुझे लगा कि ये कौन लोग हैं, इतना लंबा, और ये सारे एक जैसे, उन सब की निगाहें नीचे। अब जब मैंने सबकी तरफ घूरना शुरू किया तो एक बात मुझे हैरान कुन लगी, उसके सींग को देख के भी मैं समझ गया था कि सींग कैसे इंसान को हो सकता है, ये माजरा क्या है। उन्होंने कहा हट जाइए डॉक्टर साहब, हमें मदद की जरूरत थी, लेकिन अब हमें पीछे से कंफर्म हो गया कि नहीं, इसको ले आइए, हमें माफ कीजिएगा, वरना हम कल तक इसको छोड़ के जाते और शायद आपको बुला के मदद लेते। उन्होंने इशारा किया, बाकी लोग आगे आए, उसी तरह उन्होंने ताबूत को उठाया, ताबूत को उठाकर कंधे पे डाला और वहां से जाना शुरू हो गए। उस शख्स ने जब मुझे ये जुमला कहा कि आपने देख लिया ना, ताकि इसकी जॉब पे मसला न बने, बस अब इसको बंद कर दीजिए, वो लहजा ऐसे तहकमाना था जैसे कोई किसी को हुक्म देता है, ऑर्डर चलाता है कि बस इससे ज्यादा नहीं। और उसका उस जुमले में ऐसा असर था कि मैं भी हल्का सा दबक गया उसके जुमले से, कि मजीद कोई सवाल जवाब ना कर सका। मुर्दा उठाया, वो चले गए। मैं वहां खड़ा हुआ हूं चौकीदार से, मैं कह रहा हूं कि ये क्या है। तो उसने वही बात की जो मैंने नोट की थी, कहता है सर ये तो आंखें नहीं झपक रहे थे।
मैंने कहा हाँ, मैंने भी यही नोट किया था। इन सब की आंखें अजीब सी थी, बाकी तो इंसानों की तरह थे, लेकिन इनकी आंखें इंसानों की तरह नहीं थी और ये झपक भी नहीं रहे थे। इनकी आंखें मुसलसल खुली हुई थी। ये कहाँ से आए थे? मैंने कहा जी पता नहीं, ये तो एड्रेस से पता लगेगा। कहते जल्दी से रजिस्टर दिखाओ। चौकीदार ने रजिस्टर उठाया और जैसे ही रजिस्टर को देखा तो उसके होश उड़ गए। रजिस्टर पे जहां उसने अपनी आंखों से देखा था वो एड्रेस लिख रहा है, उसका आईडी कार्ड पे जो कुछ था वो लिख रहा है, नंबर शंबर सब कुछ लिख रहा है, वहां पे कुछ भी नहीं था। मैं चौंक पड़ा, वो चौंक पड़ा और मुझे देख के कहते सर ये क्या है? मैंने कहा क्या हुआ? कहते सर मेरे सामने इन्होंने लिखा है। ये वाकई जब लिख रहा था, मैं देख रहा था वो लिख रहा है और छपता जा रहा था। उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया था और मैं फिर इस चक्कर में पड़ गया था ना कि डॉक्टर आके चेक करे, क्योंकि बारिश की वजह से दूसरे फ़ोन तो चल नहीं रहे कि मैं पुलिस को या अपने इंचार्ज को कर सकूं, तो इसलिए डॉक्टर साहब को भी बुला के दिखाना चाहा मैं, इसलिए इधर फिक्र में पड़ गया। उसने एड्रेस लिखा था, यहां पे कोई एड्रेस ही नहीं है सर। 100% सींग देखा था आपने? मैंने कहा हाँ। कहता सर ये इंसान नहीं थे, ये जिन्नात थे, अपने मुर्दे को लेके आए थे। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं इन चीजों को नहीं मानता। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मानता हूं, लेकिन जब हम डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर इन चीजों को नहीं मानते। लेकिन जिस तरह का वो सींग था, जिस तरह का वो बता रहा था, जिस तरह की उनकी आंखें थी, मुझे लगा कि ये ठीक कह रहा है। मैंने उसका समझाने के लिए मैंने कहा नहीं ये कोई इंसान ही थे, ऐसा कुछ नहीं था, कोई जिन्नात वगैरह नहीं थे। उसने कहा सर मेरी भी जिंदगी गुजर गई है, कई दफा ऐसा महसूस होता है अंदर कोई चल रहा है। रोने की आवाज भी सुनी है मैंने रात को। लोग इसलिए डर के भाग जाते हैं, सर आती हैं आवाजें। ये जो अंदर मुर्दे पड़े हैं ना, यहां पे वाकई रोने की कभी कभी आवाज आती है, कभी कभी, और कभी चलने की भी आवाज आती है। दिल दहल जाता है और मैं उठ के जाकर देखता हूं कोई चल नहीं रहा होता, ना कोई रो रहा होता है। बहुत से ऐसे मैंने हल्के फुल्के नज़ारे दिए हैं, लेकिन सर ये आज आए थे ना, मैं उसी वक्त चौंक गया था ये है क्या। या रखा पीछे से किससे बात कर रहे थे कि वहां गाड़ी तक गए हैं और कहते हैं बस हमारी बात हो गई है। किससे? उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं, यही टेलीफोन थे। बारिश है, उसने कहा टेलीफोन तो डेड है, तो इनकी गाड़ी में तो टेलीफोन होने से रहा कि गाड़ी में टेलीफोन लेके फिर रहे हैं। उस वक्त तो मोबाइल नहीं थे, तो किससे उसने कहा बात कर रहे थे कि उनको पीछे से पता लगा कि नहीं बस ठीक है ले आओ, वरना उनको मदद की जरूरत थी। सर ये जिन्नात थे। मैंने कहा बहरहाल जो भी थे छोड़ दो इसको, तुम अपनी ड्यूटी करो, तुम्हें इससे क्या लेना देना। मैंने उसको कवर किया और मैं अपने कमरे में आ गया। लेकिन मैं कमरे में पहुंच के भी काफी देर तक मुसलसल सोचता रहा कि वो सही कह रहा था, वो जिन्नात थे। वो जिसको लेके आए थे, जिसके माथे पे सींग था, वो जिन था। लेकिन ये ना समझ सकी आज तक कि वो क्यों लेके आए थे या डॉक्टर से क्या बात करना चाह रहे थे। लेकिन जब उनको इजाजत नहीं मिली वो लेकर वापस चले गए, लेकिन वो कुछ बात करना चाहते थे। खैर वक्त गुजरता रहा, लेकिन आज तक ये वाकया मेरे दिमाग से नहीं निकल सका। दोस्तों के बीच में पुरानी बातें याद कर रहे थे, पुराना सारा डिस्कस हो रहा था, तो पुरानी बातों में वो कहानी भी मेरे जहन में आ गई और मैं हैरान हो गया। मुझे याद है वो आज रात भी एक खामोशी सी छा गई उस बात के बाद। बारिश अभी भी शोर, बारिश का एक तेज शोर, बारिश हो रही है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, पूरा लॉन जो अंधेरे में डूबा हुआ है, रोशनियां कहीं कहीं बिचल रही हैं, वहां रोशनी फैल जाती है। तो वहीं मैंने कहा, सुल्तान बोला ये जिन्नात तो हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, बिल्कुल होते हैं, इनको झुटलाया नहीं जा सकता। हमारे गांव में तो कई वाकयात हो चुके हैं। मैंने इसलिए कहा था कि जर्मनी में भी क्या ये वाकया होता है, तो मैं बोल पड़ा। मोहसिन कहते हैं मेरे अपने कज़न और मेरे साथ बचपन में वाकया हुआ था। क्या? एकदम से सुल्तान बोला और अहमद बोला हाँ हाँ यार मज़ा आ रहा है, तुम भी सुनाओ। मैंने कहा मैं और मेरा कज़न बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन किसी को ये बात पता ही नहीं थी। हुआ ये था, असल में तो मेरा कज़न डरा था कि हम उस दिन घर में दोनों अकेले थे। घर वाले शादी पे गए हुए थे, तो मुझे कहा था कि तुम इसके साथ रुक जाओ। मैं नीचे था और वो ऊपर
छत पर चला गया सोने के लिए। तकरीबन हम एज ही था मेरा। अभी रात बहुत ज्यादा गहरी नहीं हुई थी, घर वाले शायद 2 घंटे 3 घंटे तक आ जाते। जिस जगह पे उनका घर बना हुआ था, यह सिंगल स्टोरी घर था, ऊपर एक छत बनी हुई थी, सीढ़ियां जाती थी और एक कमरा भी बना हुआ था। 2-3 चारपाइयां उनकी ऊपर भी पड़ी रहती हैं। लेकिन जिस जगह पे उनका घर था, लेफ्ट साइड पे भी घर था, राइट साइड पे भी घर था, और जो घर का दरवाजा था वो गली में खुलता था। एक गली बनी हुई थी, गली के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ घर थे। लेकिन जहां पे मेरे कजन का घर था, इसकी बिल्कुल बैक साइड पे वीराना था। कोई जमीनें वगैरह नहीं थी, गैर आबादी थे, प्लाट वगैरह पड़े हुए थे, लेकिन वीराना था। इस वीराने से तकरीबन कह लीजिए 40 कदम, 30 से 40 कदम के फासले पे एक कच्ची दीवार बनी हुई थी, इस तरह की कि उसको 3 अतराफ में तो खड़ा रहने दिया गया था। एक तरफ की उसकी दीवार गिर गई थी, जैसे एक बड़ा सा हाल नुमा कमरा हो, उसकी 4 दीवारी कर दी जाए मट्टी के साथ, और एक साइड की दीवार को बाद में गिर जाए या गिरा दिया जाए। तो वो दीवार उसकी गिरी हुई थी, लेकिन ऊपर छत नहीं थी। वो एक 3 रुखी दीवार थी जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी। वक्त के साथ क्या किया, लोगों ने अपना कूड़ा क्रिकेट जो था उस घर के अंदर डालना शुरू कर दिया। घर तो नहीं, एक 4 दीवारी कह लीजिए, उस 4 दीवारी के अंदर कूड़ा क्रिकेट डालना शुरू कर दिया। कजन ऊपर था, मैं नीचे। वो जैसे ऊपर सोने के लिए गया है तो ऊपर चारपाई पे जाके लेटा। उसको नींद नहीं आ रही थी, वैसे लेटने के लिए गया, ये अल्लाह जाने उसके दिमाग में क्या आया, वो ऊपर छत पे जाके लेट गया। अभी वो ऐसे लेटा ही था, उसकी आंखें भी खुली थी कि उसको एक सीटी बजने की आवाज आई, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो, हल्की हल्की। उसने कहा, ये कौन सीटी बजा रहा है रात के इस टाइम? चौकीदार तो नहीं है, और ये सीटी की आवाज घर की बैक साइड की तरफ आ रही है। इस वक्त रात को कौन सी सीटी बजा रहा है? सीटी भी कैसी अजीब सी, इस तरह की अजीब सी, यानी कोई सीटी बज रही है। वो कहते हैं ये क्या है? वो उठ के चारपाई से बैठ गया कि ये कैसी आवाज आ रही है सीटी की। उसने कहा, यार लगता है आवाज तो पीछे से आ रही है। वो बिस्तर से खड़ा हुआ और चलता हुआ, वो छोटी छोटी जो पर्दे उनको कहते हैं, जो दीवारें लगी होती हैं, वो दीवार के करीब गया। और जैसे ही उसकी निगाह वो सामने वाले उस प्लाट पे पड़ी, चांद की रोशनी उस दिन ज्यादा थी, क्लियर सब कुछ नजर आ रहा था, कि सामने वो देखता है उसी प्लाट के अंदर एक 13 से 14 फुट या 15 फुट लंबी एक औरतनुमा चीज खड़ी है। और वो इतनी लंबी और बड़ी है, जिसके हाथ इतने बड़े बड़े हैं कि वो जो 14 फुट की ऊपर खड़ी हुई है, वो ऊपर सीधी खड़ी है, और उसके हाथ फिर भी इतने लंबे हैं, यानी अगर इंसान सीधा खड़ा हो तो उसके हाथ अपने ऐसे सीधे कर ले तो घुटनों तक भी नहीं आते। उसके तो जमीन से भी इतने लंबे थे, यानी कि हाथ अगर वो सीधे करे तब भी उसको टेढ़े करने पड़ते थे। यानी अगर एक लंबा इंसान का या किसी का हाथ हो इतना लंबा कि वो जमीन को जाके टच हो, उसको जमीन को टच नहीं हो रहा था, उसको नीचे भी फोल्ड करने पड़ रहे थे, इतने बड़े थे कि उसने देखा वो उधर चीजों को ढूंढ रही है या क्या कर रही है, चीजें निकाल रही है, और इतने बड़े बड़े उसके हाथ हैं। वो एकदम से डर गया। उसने उसको क्लियर देखा है, 14-15 फुट की वो लंबी सी एक औरतनुमा चीज खड़ी है, जिसकी आंखें दूर से ही इतनी चमक रही हैं कि लाल सुर्ख हो रही हैं, और उसके जो बाजू हैं वो नंगे हैं। कमीज पहनी हुई है उसने, और कमीज भी ऐसी जो डायरेक्ट नीचे तक कमीज ही जा रही है, जैसे अरबी एक चुगा सा पहनते हैं, एक लिबास पहनते हैं, उसी तरह की एक लंबी सी कमीज नीचे जा रही है। और उसके जो बाजू हैं वो यहां तक उसके कमीज है। बाजू बिल्कुल कमजोर, जैसे हड्डियों का कोई ढांचा होता है, हड्डियों के ढांचों की तरह, इस तरह लंबे लंबे बहुत बड़े उसके बाजू हैं। उसकी ये जो थोड़ी है आगे की तरफ निकली हुई है, काफी लंबी और निकली हुई है। बहुत लंबा उसका मुंह है, बड़े बड़े नाखून, और वो कुछ उठा रही है, और सीटी की आवाज उसी की आ रही है। वो परेशान कि ये क्या है। उसने उसको देखा और
शायद 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट वो खड़ा देखता रहा। वो तो डर गया, गुमसुमसा हो गया, उसके तो औसान खता हो गए। उसके जैसे ही औसान खता हुए, वो एकदम से छुप के नीचे बैठ गया। नीचे बैठ गया दबक के कि इसने मुझे देख ना लिया हो। और जैसे ही वो नीचे बैठा है तो वो रेंगने वाले अंदाज में इस तरह सीढ़ी की तरफ जाना शुरू हुआ है कि नीचे सीढ़ी की तरफ जाए ताकि उसके बाद दौड़ लगा दे, उसने मुझे देख ना लिया हो। वो सीढ़ी की तरफ जाने लगा है कि बिल्कुल एक उंगली थी और उसका एक नाखून था, एक उंगली सिर्फ, और उसका नाखून उसको कॉलर से पीछे से जो कॉलर होता है ना, एक उंगली ने उसको कॉलर से पकड़ के यूं खींचा है। उसके मुंह से जोरदार चीख निकली है, वो बेहोश हो गया है। मैंने जैसी चीख की आवाज सुनी है, मैं परेशान हो गया हूं कि ये कहां से चीख की आवाज आई है। मैं समझ गया हूं कजन, मैंने उसको आवाजें दी, वो नहीं है, वो ऊपर था। मैं दौड़ता हुआ छत पे पहुंच गया हूं। मैं जब छत पे गया हूं, मैंने देखा वो सीढ़ी पे अभी उतर नहीं सका, सीढ़ी से थोड़े ही फासले पे बेहोश पड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने उसे देखा वो बेहोश पड़ा हुआ है, मैं गया उसको जाके जगाया। जैसे उसको जगा रहा हूं, मेरे कानों में एक कहका सुनाई दिया है। मैंने जैसे ही कहका सुना ना, मैं चौंक गया हूं कि ये किसका कहका? ये एक औरत का कहका था, क्लियर। और जैसे ही मैंने औरत का उस क्लियर कहके को सुना तो चौंक सा गया। तो एकदम से मेरी निगाह पड़ी सामने की तरफ, वो जो पर्दा सा था घर के, वो जो ऊपर छत के ऊपर दिए जाते हैं, छोटी छोटी दीवारें दी जाती हैं, तो उसके पीछे से मुझे एक मुंह नजर आया। इतना बड़ा मुंह था कि उसका माथा और आंखें नजर आ रही थी, नाक और नीचे वाला नजर नहीं आ रहा था। नामुमकिन बात यह थी कि कोई नीचे से खड़ा हो, इतना ऊंचा कैसे हो सकता है कि उसका जो मुंह है वो ऊपर तक पहुंच जाए। उसी की ही मुंह से हंसी की आवाज आई थी। अब वो जो चीज भी थी वो पीछे से छुप के मुझे देख रही थी। इतना बड़ा माथा, इतना बड़ा मुंह और इतनी बड़ी आंखें, यानी मुझे सिर्फ जो नजर आया था चौड़ा सा माथा, उसके बाल और आंखें नजर आई थी। नाक का थोड़ा सा हिस्सा नजर आया था, लेकिन वो हिस्सा जिसमें माथा, आंखें और नाक का ऊपर वाला सिर्फ हिस्सा, बाकी तो छुप गया था दीवार के पीछे। वो भी तकरीबन जो एक आम इंसान का अगर इस हिस्से को देखा जाए तो मेरे ख्याल में 5-6 इंच बनता है, वो भी तकरीबन कोई फुट 1.5 फुट का होगा, यानी 12 से 15 इंच का होगा। इतना हिस्सा, पूरा मुंह नहीं। बाल, माथा, आंखें और नाक, जिससे आप अंदाजा लगाएं वो कितनी बड़ी आंखें होंगी, नाक कितना बड़ा होगा और उसका माथा कितना चौड़ा होगा कि बाकी नाक, होंठ, पूरा चेहरा छुपा हुआ था। ये 12 से 15 इंच, यानी इतना बड़ी आंखें, माथा। और जब मैंने देखा ना, मैं लरस गया और मुझे पता लग गया दीवार की उस तरफ से यही हंसी है और ये झांक के देख रही है। एकदम से जैसे मैं होश में आ गया, वरना मैं भी इससे पहले के बेहोश हो जाता। मेरे मुंह से एकदम से निकला अल्लाह अकबर। और जैसे मेरे मुंह से निकला ना अल्लाह अकबर, उसने एक झटका लिया ऐसे बकायदा, हल्का सा मैंने उसको क्लियर महसूस किया। मेरी आंखें तो साकित हो गई थी, मैं तो उसकी तरफ देख के ऐसे हिल भी नहीं रहा था, ऐसे हिला हूं। अल्लाह अकबर मेरे मुंह से निकला तो ऐसे झटका से लिया उसने, और एकदम से मेरे मुंह से अल्लाह अकबर निकलना था, उसने झटका लिया है। मुझे लगा है मैं पढ़ूं, और मैंने लगातार एक ही जुमला कहना शुरू कर दिया खौफ के मारे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और मुझे जहन में ही कुछ नहीं आ रहा। वो एकदम से आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों के सामने वो जो चेहरा था, उसका वो हल्का सा नाक नजर आ रहा है। पहले उसका नाक नीचे गया है, लाल सुर्ख गोल सी आंखें। इंसान की आंखें गोल नहीं, बैजवी होती हैं, उसकी बिल्कुल गोल सी आंखें। और मजे की बात क्या थी, उसकी जो पलकें थी ना, पलकें वो इतनी गोल थी, अजीबो गरीब सी बड़ी बड़ी गोल सी आंखें, लाल सुर्ख, और अजीब सी गोलाई में पलकें बनी हुई थी, ऐसी कि मैंने जिंदगी में आज तक वो आंखें भूल नहीं सका। इतनी खौफनाक, दहशतनाक, गोल, लाल सुर्ख और गोल सी पलकें, और पलकें भी इतनी बड़ी बड़ी कि इससे बड़ी आज तक मैंने पलकें नहीं देखी। खवातीन खूबसूरती के लिए नकली पलकें लगाती हैं कि पलकें बड़ी बड़ी नजर आए। उसकी पलकें इतनी बड़ी बड़ी थीं जैसे भवें होती हैं घनी, ऐसी घनी उसकी बहुत बड़ी बड़ी पलकें थीं, बहुत बड़ी बड़ी।
और उसी वक्त मेरी आंखों के सामने वो आहिस्ता 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 नीचे बैठती गई और मैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर करता 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 जैसे लगा अब वो नहीं है। और उसके बाद मैं उसको फिर से झंझोड़ना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद जैसे वो होश में आ गया, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। और मैं जितनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह अकबर कर रहा था, साथ वाले हमसायों को भी कोई अंदाज़ा हो गया। तो किसी ने ऊपर से खड़े होकर आवाज़ दी, क्या हुआ है, कौन है जो ज़ोर ज़ोर से कर रहा है, सब खैर है? तो मैंने कहा ये बेहोश हो गया है। तो उन्होंने ऊपर से पूछा क्या हुआ इसको, जगाओ इसको। तो मुझे एक सामने खड़ा हुआ ऊपर जो बंदा बात कर रहा है, एक हौसला सा मिल जाता है मुझे। खैर एक हौसला सा मिल गया और इसको हम जगाने में लग गए। खैर जैसे कैसे ये होश में आ गया, वो बहुत डरा हुआ गया, उसको मैं नीचे ले गया और फिर हम बैठ गए और परेशान क्या करें। दरवाज़ा हमने बंद कर लिया, घर वालों का इंतज़ार कर रहे हैं, मैं मुसलसल पढ़ रहा हूँ, उसकी हालत ख़राब है, मैंने उसको संभाला हुआ है। थोड़ी देर के बाद खैर घर वाले आ गए, शादी से जब वापस आ गए तो देखा हम दोनों की हालतें ख़राब है। पूछा क्या हुआ है, तो मैं उसको बेहोश उठा के, मतलब बेहोश हो गया था उसको, तो पहले तो उसके बारे में बताना। तो उसने फिर बताया कि जब वो ऊपर गया है तो उसने उधर उस चीज़ को जब देखा है तो वो इतनी बड़ी थी और उसके हाथ इतने बड़े थे कि सीधी खड़े होने के बावजूद भी उसके हाथ सिर्फ ज़मीन पे ना सिर्फ पहुंच रहे थे बल्कि इतने लंबे थे कि ज़मीन पे भी उसको फोल्ड करने पड़ रहे थे। और मैं छुपते हुए जब सीढ़ी की तरफ जाने लगा हूं तो मुझे पीछे बाकायदा एक उंगली या एक हाथ कह लीजिए, उंगली थी जैसे, उसने मेरे कॉलर को पकड़ा है और मुझे पीछे से घसीटा है और मुझे यहां पे जलन हुई है। जलन तो अभी भी हो रही है। जब उसने कहा ना अभी भी हो रही है, तो एकदम घर वालों ने उसका कॉलर पकड़ा, पीछे देखा तो बाकायदा उसको एक नाखून लगा हुआ था, गहरा नाखून जिसने उसके ऊपर से स्किन को उतार लिया था। क्लियर गहरा नाखून, स्किन उसकी उतरी हुई थी, जख्म का निशान था। इसका मतलब है, उसने कहा, फिर उसका मतलब है ये तो निशान है। उसने कहा फिर इसका मतलब है जितनी दूर खड़ी थी उसके बाजू इतने बड़े थे कि अगर वो वहां से ऐसे बाजू करती ना तो घर तक पहुंच जाते, इतने बड़े बाजू थे उसके। मैंने कहा ये सच कह रहा है। उन्होंने कहा कैसे, तुम कैसे कह सकते हो? मैंने कहा मैंने उसके चेहरे को देखा है, कोई हंसा था और इतनी बड़ी बड़ी गोल आंखें थी और इस तरह का चेहरा था, मैंने उसको पीछे से देखा था। हां वो थी, वरना इस दीवार के पीछे इतना कौन पीछे खड़ा हो सकता है? पीछे खड़ी होने की तो जगह ही नहीं है। वही खड़ा हो सकता है ना जिसके पांव जमीन पे हो और उसका चेहरा ऊपर की तरफ नजर है, तो उसका कद कितना बड़ा होगा। ये सही कह रहा है। घर वालों ने जब मेरी गवाही को भी सुना, मैंने आंखों का बताया, सारा बताया, तो उन्होंने कहा बच्चे वो जो भी थी, आप लोगों ने इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, क्योंकि जब इस बात का जिक्र किया जाए ना ये मखलूक पीछे पड़ जाती है। आपने किसी को अपने पीछे नहीं लगाना, खामोशी, किसी दोस्त को भी नहीं बताना। इतनी सख्ती से कहा और कई दिनों तक उस कज़न पे पढ़ते रहे, मेरे ऊपर भी पढ़ते रहे। फिर मैंने भी उनसे वादा कर लिया किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने फिर ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। आज खोल रहा हूँ, बहुत पुरानी बात होगी, अब तो डर खौफ वाली बात भी नहीं है, तो इसलिए आज ये बात बता रहा हूँ। तो सुल्तान कहता है हाँ ये बातें सच है, ये होता है। हमारा एक मुलाजिम ने डरा था इसी जगह पे जहाँ तुम लोग बैठे हो। अब ये ना हो मैं वाकया सुना दूँ, तुम लोगों ने रात को रहना है, कल भी रहना है, डर जाओगे, कहोगे डॉक्टर बोला ओ हो यार क्या हो गया है। अब वो पुरानी बचपन की बातें हैं, हम कहाँ अब डरने वाले हैं यार, बड़े हो गए हैं। छोड़ छोड़ सुना तो, ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ ख़वातीन से पूछ लें, ख़वातीन न डर जाएं। ख़वातीन बोली क्या हो गया है, अब दौर बहुत बदल चुका है, ये मखलूक है। तो मतलब तीनों ने ऐसा इजहार किया कि वो डरने वाली नहीं है। ठीक है माहौल बना हुआ, आप लोग सुनाएं। क्योंकि सुल्तान की जो बीवी थी फर्रा, वो कह रही थी नहीं ना सुनाएं, ये मैं परेशान ना हो जाए। उसने कहा फर्रा तू कभी परेशान हुई है? उसने कहा नहीं मैं किस बात पे परेशान हूँ, मैं तो अकेली रहती रही हूँ यहाँ पे, कई दफ़ा फिरती हूँ, इसमें डरना किस बात का। तो फिर उधर से वर्दा भाभी बोली है, तो फिर मैं कैसे डरूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। तो मेरी बीवी बोल पड़ी मैं भी नहीं डरती, आप लोग सुनाएं। तो सुल्तान ने फिर बताया, कहते हैं जी हुआ ये, हमारे एक चौकीदार हैं, बहुत सीनियर और बहुत बहादुर है। वो सीनियर नहीं, बहुत बहादुर है, यंग है, हार्डी बॉडी है। वो हमारा सबसे वो वफादार और वो काबिल भरोसा हमारा वो है कि अक्सर अगर मैं कोई मेहमान आ जाए, मैं भी उनके साथ रात को यहीं पे रुक जाऊं और पीछे से कोई आए तो सबको गेट खोलने की इजाज़त नहीं है, वही जाएगा। इर्द गिर्द पहरा मौजूद होता है, सियासत भी है, दुश्मनी भी होती है।
और वही जाएगा, वो खोलेगा, जब तक वो ऑर्डर नहीं देगा कोई भी बातचीत किए बगैर अंदर नहीं आ सकता, और सब अलर्ट होते हैं। ये हमारे एक कोई रख रखाव होता है। कहते हैं जी मैं मेहमान आए हुए थे और मैं मेहमानों के साथ अंदर बैठे, सोना नहीं था, हम लोग बातें कर रहे थे। तो हमने उनको कहा कि हमारे एक दोस्त आएंगे, लेकिन आपने पहले छानबीन करनी है, वो हों तो उनको आप लेके अंदर आ जाइएगा। रात के तकरीबन 12:15 का टाइम था कि बाहर दरवाज़ा खटखटाया गया। हम लोग अंदर थे, हमें तो नहीं पता। उसको बताया गया था, बाकायदा बंदूक वगैरह उसके पास होती है और लोग भी असले वगैरह के साथ थे। तो उसने कहा जी बाहर कोई आया है, अगर वही है तो साहब के पास उसको लेके जाना है। ये लोग गेट पे गए, जाते ही इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया कि पूछें भी, छोटा गेट कि देखें कौन है कौन नहीं। उसके बाद बड़ा गेट खोलेंगे और गाड़ी हुई तो उनको अंदर लेके जाएंगे, लेकिन पहले तस्दीक करनी थी। उसने जी छोटा गेट खोला, तो जैसे ही छोटा गेट उसने खोला तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। सामने एक बंदा खड़ा था, नीचे वाला उसका जिस्म यानी गर्दन से ऊपर इंसान की गर्दन थी, और गर्दन से नीचे यानी नहीं, सर इंसान का था और गर्दन से नीचे वाला धड़ ट्रांसपेरेंट बना हुआ था। यानी ऐसा जिस्म जिसके आर पार देखा जा सकता है। जिस्म तो था लेकिन आर पार देखा जा सकता था। बहादुर था वो, दिलेर था, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज को वो देख रहा है। कद उसका इंसान के बराबर है, आंखें, नाक, कान, होंठ, पूरा जो चेहरा है इंसान की तरह है, लेकिन गर्दन भी और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आर पार नजर आ रहा है। तो उसने उसको जैसे ही देखा, उसने अपने औसान खता नहीं होने दिए, वो डर गया। उसकी दिल की धड़कन भी चीज होगी कि ये क्या चीज है। उसने उसके चेहरे की तरफ देख के कहा, जैसे उसको कह रहा हो कि मैं डरा नहीं हूं। उसका जिस्म अंदर से कांप रहा था, दिल की धड़कन तेज थी। उसका कहता है जी, बस इतना कहा उसने, जी। तो वो जो सामने खड़ा था ना, उसने कहका लगाया, हल्का सा कहका लगाया, और कहका लगा के कहता है आगे से हट। अब वो डरा हुआ है, ऐसी एक अजीबो गरीब सी चीज है। उसने कहका लगाया और वो कह रहा है आगे से हट। उसकी दिलेरी देखिए, आगे से क्या कह रहा है, मुझे पता है तू इंसान नहीं है। कांप रहा है, कह रहा है मुझे पता है तू इंसान नहीं है, अंदर तू फिर भी नहीं जा सकता। उसने कहा अंदर तू फिर भी नहीं जा सकता। जब उसने ये जुमला कहा है ना, उसी वक्त वो जो बाहर खड़ा था ना, जिसका सर इंसान की तरह है, धड़ ट्रांसपेरेंट है, उसने एक जोरदार कहका लगाया। इतना जोरदार कहका लगाया कि जो बाकी इधर उधर खड़े थे ना, वो अभी इस तरफ मुतवज्जो नहीं थे, उसकी तरफ देख नहीं थे, वो मुतवज्जो होके भागे हैं कि आगे देखें यार क्या मंजर है, क्या हो रहा है, किससे बात कर रहा है और क्या है। वो जब भागे हैं तो उसी वक्त उन्होंने भी ये मंजर क्लियर आंखों से देखा है कि उसी वक्त वो इस तरह आगे बढ़ा है, वो ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सकता है, जिसकी गर्दन भी, जिस्म भी, और सर सिर्फ इंसान की तरह नॉर्मल है, ना खूबसूरत है ना बदसूरत है, नॉर्मल सा है। घुंघरियाले बाल हैं, कान थोड़े से लंबे थे, ज्यादा नहीं, थोड़े से लंबे। उसी वक्त वो गेट के अंदर दाखिल हो गया, इस तरह के सामने गेट के अंदर खड़ा हुआ जो हमारा वो मुलाजिम था, उसके वजूद के आर पार हो गया है। यानी वो गेट पे ही खड़ा है अपनी जगह पे, और उसने कहा अंदर जाना है। उसने कहा तो अंदर नहीं जा सकता। तो वो आगे चल पड़ा है उड़ता हुआ, यानी टांगे उसने हिलाई नहीं है, ऐसे उड़ा है, सीधा उड़ा है। और उसके वजूद को जब आके टच हुआ है तो उसको ऐसा लगा है जैसे गर्म हवा थी, गरम तेज सख्त लू चलती है गर्मियों में, तेज गर्म हवा ने उसके सीने को, उसके वजूद को छुआ है और दूसरी तरफ निकल गई है। और जैसे ही वो उसके जिस्म से निकल के दूसरी तरफ गया है तो बाकी मुलाजमों ने जो अपनी आंखों से देखा है वो ये था, वो निकल के उसके जिस्म से आया है, बाहर निकला है और उसके बाद सीधा ऊपर चला गया है उड़ता हुआ। यानी उसके वजूद को क्रॉस करके आया है और उसके बाद ऊपर चला गया है। वो जिसके वजूद के आर पार गुजर के आया था, वो एक दफा बुखला तो गया, डर तो गया, वो एक तपश सी महसूस हुई, उसके अंदर से गुजर गया। जैसे ही उसके अंदर से गुजरा है तो हड़बड़ा गया है और इतना हड़बड़ा गया है कि उसके हाथ में जो बंदूक थी, उसने, शुक्र है उसका रुख ऊपर की तरफ था, उसने गोलियां चला दी। हड़बड़ा के ना, समझ नहीं लग गया, उसने टक 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 गोलियां चल गई। हम लोग भी अंदर डर गए कि बाहर क्या हुआ है, गोली चल गई है।
अंदर मेहमान बैठे थे, मैं था, और गोली चलने का मतलब कोई ठीक तो नहीं होता, तो हमें तो मतलब सारा देखना होता है। अब फौरी तौर पे मुझे बाहर निकलना था, समझने की कोशिश करनी थी कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं एकदम से बाहर निकला, लेकिन मुहतात इस अंदाज में कि मैं भी बेहतियाती ना करूं कि अगर दुश्मन आ गया और कोई गोली चल गई है तो एहतियात के साथ मैं भी असला उठाया और असले को बिल्कुल लोड किया। इस अंदाज में बाहर निकल के मैंने आवाज़ दी, कौन है, सब कंट्रोल में है, जिस तरह हमारे कोड वर्ड होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा जी 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 सब कंट्रोल में है। मैंने कहा ओए फलाना, उनके नाम पुकारा। उन्होंने कहा हाँ जी सर। मुझे लगा कि मेरे बंदे मौजूद हैं और कुछ नहीं। मैंने कहा गोली किसने चलाई है? फिर मैं आराम से बाहर निकल आया, उसको उन्होंने पकड़ लिया था, वो भी डरे हुए थे। मैं उनके पास पहुंचा, अंदर मेहमान भी डर गए थे। मैं कहा जी क्या हुआ है? उनसे जब पूछा, उन्होंने वाकया बताया तो वो सारों की हालत ख़राब थी, वो सारे डरे हुए थे। और उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने कहा जी सिर्फ मैंने नहीं देखा, उन्होंने कहा जी हमने भी देखा है। और वो जो बंदा था वो जीदार था, वो तो झूठ बोलता ही नहीं था। उसने कहा ये है। अब मेहमान भी डर गए थे अंदर, परेशान के क्या है क्या नहीं। मैं उसको लेकर अंदर गया और मेहमान के सामने जा गया। मैंने कहा जी बाहर एक अजीब वाकया हुआ है। कहते हैं जी क्या हुआ है? मेहमान डरे हुए थे। उनको हमने सारा वाकया बताया तो उनका खौफ ख़त्म हो गया कि कोई दुश्मनदारी वाली बात नहीं है, कोई जिन शिन का इस तरह का वाकया। वो डर तो गए, लेकिन उन्होंने कहा जी अल्लाह की मखलूक है, ये तो होती है। तो खैर वो मुतमईन हो गए, इनको मैंने बाहर भेज दिया। मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने एक और को कहा, बुजुर्ग से थे, इनके ऊपर पढ़ाई करे, दम करे, कोई परेशानी नहीं है। कहाँ गया? उसने कहा जी ऊपर की तरफ चला गया। खैर वो मेहमान भी बाहर आ गए। हमने आके अच्छी तरह देखा, बाहर कोई भी नहीं था, इधर उधर फिरते रहे, उनको भी हौसला दिया। वो फिर कंट्रोल हो गया। उसने कहा जी मैं डरा नहीं हूँ, मेरे वजूद के आर पार निकला है, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, उसको भी कवर कर लिया। और कुछ देर हम बाहर वॉक करते रहे, मैं भी मेहमान भी। उसके बाद वो फिर जागते रहे, फिर मैं अंदर आ गया और अंदर आके हम लोग बातें करते करते सुबह सोए। ये वाक़या मैंने अपनी बीवी को भी बता दिया था। तो गांव में हमारे इस तरह के वाक़यात कई होते रहते हैं। इस घर में जो वाक़या हुआ था वो इस तरह का हुआ था। वो हमारे गार्ड भी, वो चौकीदार भी, वो बाबा जी अब भी मौजूद हैं, उनको अब भी याद है ये हुआ था। यहाँ पे तो गाँव पे उसने कहा कई वाक़यात हैं इस तरह के होते रहते हैं। तो एकदम से उसकी बीवी बोली सुल्तान की, फ़राह नहीं, मेरे ख्याल में अब इस टॉपिक को बंद करें, बस बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने पहले भी आपको कहा था ये वाक़या ना सुनाएं। वो थी अल्लाह की मखलूक थी, जो भी थी। पहले भाई ने भी, अहमद भाई ने भी सुना दिया, मोहसिन भाई ने भी सुना दिया, आपने भी। अब इसको टॉपिक को चेंज करें वरना गलत हो जाएगा। हाँ अभी टॉपिक को चेंज करें। हमने टॉपिक को चेंज कर दिया। फिर इधर उधर की बातें होती रहीं, थोड़ी देर और बैठे। फिर ख़वातीन ने कहा अब हम सोने के लिए जा रही हैं। ख़वातीन सोने के लिए तो गई, नींद किसको आनी थी, वो भी ना सो सकी। हम लोग बैठे तो मैं, मोहसिन कहता है यार लगता है ख़वातीन को ज़रा देख के और सोई हैं कि नहीं सोई, ये डर गई होंगी। उन्हें जाके देखा तो ख़वातीन नहीं सोई थी, उसकी बीवी सो गई थी, सुल्तान की बीवी। हमारी बीवियाँ जाग रही थी, वर्दा भी और मेरी बीवी भी। तो हम लोग भी उठ के भी कल भी चलो घूमना फिरना है, करना है। फिर हम उठे, फिर सारा दिन घूमे फिरे। उन्होंने हमें गाँव दिखाया, खिदमत की। अगली रात भी हम वहीं पर रहे और उसके बाद फिर हम वापस आ गए। अहमद वापस, उसको मैंने लाहौर छोड़ा और वो कुछ दिन रहा और उसके बाद वो अपनी बीवी के साथ वापस चला गया। लेकिन उस रात के ये वाक़यात जो हमने एक दूसरे को सुनाए और उन्होंने जो वहाँ का वाक़या सुनाया वो आज तक हम भूल नहीं सके। जिन्नात बरहक हैं, जिन्नात हैं, मौजूद हैं और अपना आप महसूस भी करवाते हैं। कभी कभी इंसानों को नज़र भी आ जाते हैं। लेकिन जो उसको दिमाग पे, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं जी, उनके हैं जिन्होंने कहानी भेजी है, कि जो उनको दिमाग पे सवार कर लेता है उसके लिए परेशानी बन जाती है। और जो इग्नोर कर दे फिर उसको कुछ भी महसूस नहीं होता। तो ये थी जी, उन्होंने कहा हमारी दोस्तों की कहानी। तो आज आपके हवाले इसको ज़रूर सुनाइएगा और लोगों से भी पूछिएगा उनको हमारी कहानी कैसी लगी। ये आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नीचे आपने वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है।